आसिफ दुरानी साहब, समझने की कोशिश ये करूंगा। सब ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर ये हमला क्यों, जब एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं और एक तरफ 7 साल की बात हुई, दूसरी तरफ 10 साल की बात हुई और बहुत कामयाबी के साथ मामला चल रहे थे। आखिर इतना बड़ा थ्रेट है ईरान दुनिया के लिए, या फिर कोई और वजह है कि ईरान पर हमला किया गया है अमेरिका और इसराइल की जानिब से? जी शुक्रिया। अब तो ये लगता है कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे थे अमेरिका और ईरान के दरमियान, ये अमेरिका की तरफ से एक डिसेप्शन था, क्योंकि वो इस आड़ में ये देखना चाह रहे थे कि ईरान का किस तरह से उसका मौक़िफ़ बनता है और वो आया जो उनकी शराइत है उन पर पूरा उतरता है या नहीं। बज़ाहिर तो ये थे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक, इनरिचमेंट से मुतालिक, लेकिन उसके बाद अमेरिकन कंडीशन जो है वो मिसाइल प्रोग्राम पे, फिर ईरान के प्रॉक्सीज की आ गई। लेकिन अब जो नज़र आ रहा है, जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने अनाउंसमेंट में ये बताया कि ईरानियों को उन्होंने कहा कि आप खड़े हो जाएं, और ये रिजीम चेंज की तरफ उन्होंने इशारा किया। तो ये बात अब वाज़ेह हो गई है कि अमेरिका और इजराइल रिजीम चेंज का हदफ रखते हैं, और मेरे नज़दीक तो ये रिजीम चेंज की उनकी ख्वाहिश अमेरिका की तो पिछले 47 साल से है, जब से ईरान में रेवोल्यूशन आया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। अब जो है वो ये टैक्टिक्स उन्होंने अप्लाई किया है कि ईरान को फर्दर स्क्वीज किया जाए इकोनॉमिकली, और आपने देखा कि जो करेंसी प्लंज हुआ तो उसमें ईरानी करेंसी को खासा नुकसान पहुंचा, नीचे चली गई, तो उससे लोगों मुल्क में महंगाई बहुत बढ़ गई, जिसके नतीजे में आप ये देख रहे हैं कि वहाँ पे अनरेस्ट हुए, डेमोन्स्ट्रेशन हुए, और काफ़ी जो है जानी नुकसान हुआ, वो तादाद हज़ारों में है। तो इसने भी मुल्क के अंदर एक हिजानी कैफियत पैदा की है, अनरेस्ट है, डिससेटिस्फैक्शन है। तो अमेरिकन उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और इजराइल जो है वो ज़ाहिर है ईरान के साथ उनकी दुश्मनी है। इस पूरे खत्ते में अगर इजराइल कोई ख़तरा महसूस करता है तो वो ईरान से है, और इजराइल भी उसको कामयाबी मिली। उन्होंने हमास, हिजबुल्लाह इनको जो है बिल्कुल डेसिमेट कर दिया। उसके साथ ही सीरिया जो है उनके लिए बहुत बड़ा लॉस हुआ लास्ट ईयर। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसने एक माहौल बनाया है, जंग की कैफियत आई है, और उसमें अमेरिका का हदफ इस वक्त यही है कि चेंज हो। और ईरान ने जो इक़दाम किए हैं वो भी आप देख सकते हैं कि उससे खित्ते में जो है वो मतलब उनको उन्होंने रिएक्ट किया। उस रिएक्शन में वो कुछ एक कदम आगे भी चले गए। उन्होंने गल्फ स्टेट्स पे भी हमला कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए था। वजह ये थी कि ये गल्फ स्टेट्स ईरान के साथ हमदर्दी का इज़हार कर रही थी, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि वो अपने जो वो है बेसिस और अपनी फ़ज़ाई हुदूद जो है अमेरिका को इस्तेमाल नहीं कर। ठीक है, हमें ये नहीं पता है कि ये जो ठीक है सर, साथ प्ले हुआ या नहीं हुआ, ये हमें नहीं पता है। लेकिन अगर ये उन्होंने हमला नहीं किया, इनकी स्पेस को यूज़ नहीं किया, और इसके बावजूद ईरान ने हमला किया, तो ये फिर ईरान की गलती थी। ठीक है, आसिफ साहब साथ ही रहेगा। अंजा साकिब साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। अंजा साहिबा, क्या आपको भी यही लगता है कि हमला जो है वो सिर्फ जो हथियार बना रहा है ईरान उसको ख़त्म करने के लिए किया गया है, या फिर वाकई मकसद जो है वो रजीम चेंज का है? असल हदफ क्या है इसराइल और अमेरिका का इस हमले का? जी देखिए, एक्चुअली द थिंग इज कि फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ हम ये देख रहे हैं कि पहली दफ़ा इसी तरह हुआ है कि ईरान के अंदर भी जो हम अगर लेटेस्ट प्रोटेस्ट को देखें तो व्हाट स्टार्टेड ऑफ इन द ग्रैंड बाजार, जो कि सिर्फ ताजिरों की स्ट्राइक थी, ऑल द वे अप टू जो एक मल्टीपल मतलब रिपोर्ट्स ये कह रही हैं वेस्टर्न मीडिया की भी कि मोर देन हंड्रेड्स ऑफ सिटीज जहाँ पे प्रोटेस्ट हुए हैं। तो एक चीज़ तो वाज़ेह है कि जी बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक टर्मोइल इस रिजीम के अंदर कोई भी मतलब ईदर और सिचुएशन के कोई दूसरी रिजीम चाहे लोग काफ़ी ज़्यादा फेड अप हुए हैं। लेकिन दूसरे पहलू ये है कि ऑब्वियसली द ग्रैंड आयतुल्लाह उनकी एक वो
بھی ایک سیاسی حقیقت ہے، ایک بہت بڑا پاپولسٹ ووٹ ان کے ساتھ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ایران میں، مگر آپ دیکھیں کہ لندن سے لے کے پاکستان سے لے کے کہیں بھی ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں تو ایک بہت لارج شیعہ مسلم پاپولیشن ہے جو کہ جن کی کو ایک جی انصا صاحبہ ساتھ ہی رہے گا، کچھ لائن میں ڈسٹارشن ہے، اور آصف درانی صاحب کی جانب واپس پڑھتے ہیں. آصف صاحب، اب آپ کے خیال میں آپ کو کیا لگتا ہے منصوبہ بندی کب سے کی جا رہی تھی اس حملے کی؟ کیونکہ ایک طرف تو مذاکرات چل رہے تھے اور بہت قریب تھے، کچھ دنوں پہلے خبر بھی آئی تھی کہ مذاکرات تقریباً کو 70-80% جو ہیں وہ ہو چکے ہیں ان دونوں پارٹیز کے درمیان. دیکھیے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ ایئر جون میں جو 12 دن کی جنگ ہوئی تو اس سے پہلے سے ہی تیاری ہو رہی تھی، تو اور اس وقت بھی مذاکرات ہی ہو رہے تھے کہ پھر حملہ ہو گیا ایران سے. تو اب بھی جو ہے وہ اسی کا تسلسل ہے، کوئی نئی تو پلاننگ نہیں ہے، اسی تسلسل میں چلی آ رہی تھی. ایران کو مسلسل دباؤ میں رکھا جا رہا تھا، اور پھر آج آپ نے دیکھ لیا کہ وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی. اور لیکن یہ اس وقت فقط ایران اور امریکہ یا ایران اور اسرائیل کا معاملہ نہیں رہا. اس وقت یہ جو اس کا جو دائرہ ہے وہ بہت پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس میں خلیج کے ممالک بھی آ جائیں گے، اور پاکستان جو ہے وہ ایران کا ڈائریکٹ نیبر ہے، ہم بھی متاثر ہوں گے. اور متاثر نہ بھی ہوں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر یہ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو جاتا ہے، تقریباً دنیا کا 23-24% آئل یہاں سے گزرتا ہے انڈین اوشن کی طرف اور میڈیٹرینین، یعنی آپ سمجھیں دنیا کے رائٹ لیفٹ جو ہے وہ جاتا ہے. تو وہ جو آئل پرائسز جو ہے شوٹ اپ کر جائیں گی. یہ تمام جو ممالک ہیں دنیا بھر میں، یہ اس کے آئل پرائسز اوپر جائیں گی، ساری دنیا اس سے متاثر ہو جائے گی. تو یہ ایک خطرناک بات ہے، اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ خطے کے ممالک مشترکہ طور پہ جو ہے دباؤ ڈالیں. اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ باقی اقوام متحدہ UN سیکورٹی کونسل، I'm sure وہ آج ابھی اس وقت وہ ڈسکس کر رہی ہوگی ایران کی سچویشن، تو اس پہ جو ہے سیریس ڈبیٹ کے ساتھ ساتھ اس پہ ایسا عمل ہونا چاہیے کہ یہ یونیلیٹرلزم جو امریکہ نے پرسو کیا ہے وہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ہے. اچھا آصف صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اقوام متحدہ یا سلامتی کونسل اور کیوں ناکام